Good morning, students. Now, today, your next chapter, rural development. What do you mean by rural? Rural area means ग्रामीण एरिया, जो आपने देखा है रूरल एंड अर्बन. तो इसमें हमने डेवलपमेंट किसकी बात कर रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट मीन्स जितने भी शहर से दूर है या जितने ग्रामीण एरिया उसकी हम बात कर रहे हैं. तो रूरल डेवलपमेंट की क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, क्या क्या आया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसको एनकरेज किया. सबसे पहले है चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट. क्या क्या चैलेंजेस हैं? व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन? अब रूरल डेवलपमेंट मीनिंग क्या है इसका डेवलपमेंट का कि एक्शन प्लान्स, जितने भी एक्शन प्लान है किसके हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया. सोशल और इकोनॉमिक दोनों जितने भी एक्शन प्लान लिए गए हैं किस चीज़ के लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए. वही रूरल डेवलपमेंट का हमारा मीनिंग है. एक्शन प्लान किसके? फोकस ऑन द लिंगरिंग एंड एमर्जिंग चैलेंजेस ऑन रूरल एरिया. जितने भी चैलेंजेस हैं, मतलब धीरे धीरे कोई भी या चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उनको किस तरीके से चेंज किया जाए या किस तरीके से एक्शन लिए जाएं जिससे कि जितने भी रूरल एरिया उनका डेवलपमेंट हो सके. अब इसमें जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है? एक तो रूरल मार्केटिंग का, दूसरा सस्टेनेबल लिवलीहुड और क्रेडिट फैसिलिटीज. ये सारे के सारे इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है लिंगरिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट. इसमें जो सबसे पहले रूरल क्रेडिट का. अब क्रेडिट का क्या है? जितने भी रूरल एरिया या फार्मर्स हैं वो क्या है? स्मॉल या मार्जिनल है और उनको क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए, जो कि टाइम पीरियड होता है हार्वेस्टिंग और सोइंग का. वो पीरियड काफ़ी लेंथी होता है, 3, 4, 5, 6 महीने होता है, लेंथी पीरियड होता है. उसने टाइम के लिए उनके पास पैसा जो है वो नहीं आ पाता है. तो नहीं आ पाता, उसके लिए उन्हें पेस्टिसाइड्स की नीड है, इंसेक्टिसाइड्स की नीड है, उसके सामान की नीड है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की नीड है. तो ये सारी चीज़ें उनको चाहिए. तो उस दौरान उनके पास पैसा नहीं आता, तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा? क्रेडिट फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट. अब इसमें भी किस टाइप की है? एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म. 3 तरीके के इसमें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं. सबसे पहले शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म किस चीज़ के लिए? परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे के सारे. और इसकी जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 6 to 12 मंथ्स, 6 से 12 महीने के अंदर इसको वापस करना होगा. इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट या शॉर्ट टर्म लोन. ठीक है, 1 साल के लिए जो भी मिलता है फसल के लिए, फसल को तैयार करने के लिए, क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म क्रेडिट. दूसरा मीडियम क्रेडिट. मीडियम टर्म क्रेडिट में क्या है? इसमें परचेज मशीनरी के लिए, कंस्ट्रक्शन या डिगिंग वेल्स मीन्स बोरिंग वगैरह के लिए, इस टाइप के लिए जो भी पैसा चाहिए. तो ये क्या है? मीडियम टर्म. मीडियम टर्म कितना है? मोस्टली 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए उसको रिपेमेंट करना है वापस. तीसरा लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? परचेज ऑफ एडिशनल लैंड अगर खरीदनी है, परमानेंट इंप्रूवमेंट करवाना है लैंड में, इसका जो पीरियड है वो कितना? 5 से लेके 20 साल तक इसको पेमेंट करना है वापस. तो ये सारे के सारे रूरल क्रेडिट में के हैं, जितने कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म. अब सोर्सेज क्या है कि कहाँ से रूरल क्रेडिट आएगा? कौन कौन सोर्सेज हैं जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं? अब इसमें इंस्टीट्यूशनल है और नॉन इंस्टीट्यूशनल है. इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या है और नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशनल जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गए, विलेजर ट्रेडर्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए. ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल है और ये इनका हाई रेट लगाते हैं. Non-institutional sources account for 23% of the total borrowing of the farmers beginning first 5-year plan. फर्स्ट 5 ईयर जब प्लान हुआ तो कितना परसेंट लोग पैसा जो स्मॉल फार्मर्स से, जितने फार्मर्स थे वो 93% जो पैसा अपने काम के लिए लेते थे वो किन से लेते थे? इन्हीं से लेते थे. जैसे आजकल हम उन्हें आड़ती भी बोलते हैं या शाहूकार बोलते हैं या फिर मनी लैंडर्स बोलते हैं या लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं. तो वो ब्याज पे, हाई रेट पे जो पैसा ब्याज पे देते हैं, तो उन लोगों से पैसा लेते थे. तो 93% लोग इन लोगों से पैसा लेके अपना काम चलाते थे. तो ये अभी भी क्या है? विलेज ट्रेडर्स हैं जो विलेज में आप देखते हैं पैसा देते रहते हैं. जब फसल आती है तो पैसा अपना फसल वो ले लेते हैं और उनका हिसाब करके थोड़े बहुत बचे तो उनको दे दिए, नहीं बचे तो पूरा फाइनल हो गया. इसी तरीके से मनी लैंडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए. अब इंस्टीट्यूशनल क्या है?
इंस्टीट्यूशनल में गवर्नमेंट हो गई, कोऑपरेटिव हो गए, और कमर्शियल बैंक्स हो गए, और रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। अब इसमें भी कितना, लगभग 7% क्रेडिट नीड्स फार्मर्स बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लान। 7% जो लोग थे वो सिर्फ ले रहे थे इन लोगों से जो इंस्टीट्यूशनल से, बाकी 93% जैसे अभी हमने डिस्कस किया वो किससे लेते थे, मनी लेंडर्स वगैरह से। बट प्रेजेंटली देयर शेयर अब कितना हो गया, 66%। पहले 7% था, अब लोग कितना ले रहे हैं, 66% जो है इंस्टीट्यूशनल से ले रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल में गवर्नमेंट आ गई, आपका बैंक आ गया, कोऑपरेटिव आ गया, और रीजनल बैंक्स आ गए। टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कोऑपरेटिव कंट्रीब्यूट कितना, कमर्शियल बैंक अबाउट 75%। अब जो है अगर कोऑपरेटिव को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना है, 75%। तो ये सारा का सारा जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज कितना कराती हैं, ये करंटली कोऑपरेटिव अकाउंट फॉर 16 to 17% ऑफ रूरल क्रेडिट फ्लो। 16-17% जो है वो कौन कराता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये क्या है, एक सोसाइटीज बनाई जाती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की बढ़े, जिससे प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। और ये सोसाइटीज टाइमली और रैपिड फ्लो करती है क्रेडिट का, जब भी जरूरत हो उस समय उसको पैसा मुहैया करा देती हैं। और ये क्या करती है, एलिमिनेट करती है मनी लेंडर से, लोगों को उनके चंगुल से बचाती हैं, और कम रेट पे इनको ब्याज पे पैसा दिया जाता है, और उसकी हर समय जब भी उनको जरूरत है फ्लो उसका क्रेडिट का बना रहता है। दूसरा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब सेटअप हुआ, 1955 में सेटअप हुआ। ये किस लिए था, ये भी नेशनलाइज बैंक था, और ये भी किसके लिए था, प्रमोशन ऑफ द रूरल एरिया के प्रमोट करने के लिए उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो गवर्नमेंट रियलाइज दैट रूरल क्रेडिट नीड्स कुड नॉट बीन मेट बाय कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज खाली नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए किसको दिया गया, बैंक को भी। कमर्शियल बैंक ने भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट, जैसे LDB बोलते हैं, ग्रामीण विकास बैंक, भूमि विकास होता है, ये बैंक जितने भी हैं। तो ये बैंक सेटअप हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेट हुए क्रेडिट प्रोवाइड करवाने के लिए। फिर नाबार्ड हुआ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसे बोलते हैं, ये भी इसी के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। ये एक अपेक्स एजेंसी है जो कि क्रेडिट रूरल एरिया में प्रोवाइड करवाता है, और इम्प्रूव क्या करता है, क्रेडिट डिलीवरी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जितनी भी हैं उनको मेंटेन करके ये रखता है। रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल एवेल्यूशन। रूरल बैंकिंग क्या है, अभी भी क्या है, एक्सपेंडेड ओवर टाइम, द एक्सपेंशन बीन सिग्निफिकेंटली नेशनलाइज्ड फॉर मेजर कमर्शियल बैंक्स इन 1969। 1969 में काफ़ी कमर्शियल बैंक्स आ गए, फिर भी लेकिन उनको जितनी ज़रूरत है उतना वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा। अभी भी जो लोग हैं, काफ़ी हद तक लोग जो अभी भी मनी लेंडर्स या इन लोगों से पैसा जो है वो लेते हैं। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड जो है उसने क्या है, हैज़ मेड सब्सटेंशियल डिफरेंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल फाइनेंसिंग हैज़ बिकम मच मोर ऑर्गेनाइज्ड देन एवर बिफोर। अब जितना भी रूरल फाइनेंसिंग है, जितने पहले से था उससे बहुत ज़्यादा इसको मैनेज किया गया, मेंटेन किया गया। बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जितने भी थी टाइड टू कलेक्ट्रल, उनको कलेक्ट्रल करके एक साथ करके लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स आर ऑफन लेट आउट owing to political populism. The government has often laxity in the recovery of loan. Default rate has to swell over time. अब उसमें पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से कई लोग लोन वापस नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई। मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट है रिमाइंडर रेदर सब्स्टिट्यूट। सोशल बैंकिंग इन द रूरल एरिया हैज टेकन हिट इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। और 1991 जैसे हमने प्रीवियस उसमें भी पढ़ा था चैप्टर्स में, LPG न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उससे काफ़ी जो है चेंजेस एकदम से आए। दूसरा चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर रूरल मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो है, जैसे कोई भी फसल तैयार हो जाती है उसकी मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम है वो था। अब हार्वेस्टिंग करके, हार्वेस्टिंग जब फसल तैयार होगी, हार्वेस्ट करके उसको बेचने की जो प्रॉब्लम है, पैकेज करके वो उसमें दिक्कत थी। तो इसमें क्या है, गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस और ग्रेडिंग द प्रोडक्शन। जितना भी हमारा प्रोड्यूस हुआ उसको ग्रेडिंग करके मीन्स उसको छान के दाना अलग अलग करके, और पैकिंग करके, स्टोरिंग करके, और सेलिंग द प्रोड्यूस इन द ल्यूक्रेटिव, जब अच्छे प्राइस हो, अट्रैक्टिव प्राइस हो तब उसको बेचना। तो ये इनके लिए एक चैलेंज था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज ऑलमोस्ट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स।
उस समय क्या था, सारा का सारा किसके अंडर था, मनी लैंडर के, जिसे हम आजकल आड़ती वगैरह बोलते हैं। तो उनसे पैसा लोग लाते रहते थे, जब फसल होगी तो उन्हीं के पास जाएगी, जब वो पैसा अपना सारा ब्याज काट के थोड़ा बहुत अगर बचेगा तो दे देंगे, अदरवाइज वो पैसा उनका पूरा भी नहीं होता था, फिर आगे वो लेना स्टार्ट कर देते थे। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। इसमें आता है कि डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल क्या है कि जब उनसे पैसा ले रखा है हमने तो उनको कंपेल किया जाता है कि कम रेट पे उनसे जो है जितनी भी फसल है वो कम रेट पे उनकी बिकती है। When farmers are compelled to sell the produce immediately after the harvest, no matter how the market price is. अब जैसे अभी भी आपका धान की फसल आई तो उसको बेचना है, उनके पास इतना जगह नहीं है रखने के लिए, या उसको टाइम नहीं है, या उनके पास पैसा भी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर मार्केट रेट से कम पे बेचना है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेल। वो कंपेल्ड है, वो मजबूर है उनको बेचने के लिए। तो ये क्या है आपकी, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेल। अब मेजर्स क्या किया गया इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम के लिए, एक तो रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई गई। इसमें क्या क्या था, प्रोड्यूस मॉनिटरिंग मार्केट कमेटी बनाई गई जो उसको रेगुलेट करती थी, मार्केट को देखती थी। इसमें क्या सिस्टम मेड ट्रांसपेरेंट विद द स्ट्रिक्ट विजिल टू यूज प्रॉपर स्केल एंड वेट। मतलब एक तो प्रॉपर स्केल होना चाहिए, वेट होना चाहिए, मतलब कोई घटतौली जिसे बोलते हैं वो उस टाइप से कुछ भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या किया गया, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। मार्केटिंग सोसाइटीज डेवलप की गई जिससे कि मार्केट प्राइस जो है वो अच्छा किसानों को, फार्मर्स को मिल सके। प्रोविजन ऑफ वेयरिंग हाउस फैसिलिटीज। वेयरिंग हाउस में जहाँ पे स्टोर किया जाता है, वेयरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कि लोग अपना जो भी प्रोडक्ट है या प्रोड्यूसिंग है, जो हार्वेस्टिंग करने के बाद रखा उनके पास जगह नहीं है तो उसको वेयर हाउस में उसको स्टोर कर सकते हैं और जब भी प्राइस अच्छा हो उसको बेच सकते हैं। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट मीन्स कम रेट पे उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना जिससे कि वो अर्बन मार्केट में उसको ले जाके बेच सकें। डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से ऑफरिंग, जैसे आप मंडी के भाव आप देखते हैं कि आज इस मंडी का, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना फार्मर्स को कि उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना जिससे कि वो अपने जहाँ पे अच्छा प्राइस हो अपनी फसल को वहाँ पे जाके बेच सके। नेक्स्ट है एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो अभी भी इस पर विवाद चल रहा है। तो एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या था कि एक प्राइस डिसाइड कर देना कि उससे कम पे जो है फसल जो है वो नहीं बिकेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसमें क्या आता है बफर स्टॉक और पीडीएस। पीडीएस में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड ग्रेन का, राशन कार्ड वगैरह पे, ये क्या बोलते हैं, इसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं। और बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक बना के रखी। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कई महीने हो गए, नवंबर तक जो फ्री राशन बढ़ रहा था वो कहाँ से आ रहा है, वो बफर स्टॉक से ही निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट एक करके रखती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। और जब भी कोई भी इस तरीके से स्कार्सिटी आ जाती है या कोई भी फेमाइन आ जाता है या कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसमें उसके लिए एक गवर्नमेंट बफर स्टॉक बना के रखती है कि जब भी ऐसी कैजुअलिटी हो कभी भी तो फ्यूचर में उसको वहाँ से निकाल के अनाज और लोगों को मुहैया कराया जा सके। और उसके बाद क्या बने, अल्टरनेटिव मार्केट चैनल्स बने, रे ऑफ होप। अब इसमें जैसे बिग बाजार है, अपनी मंडी, रिदू बाजार, उजवार सैंडीज, ये सारे की सारी हैं, रिलायंस रिटेल है। तो ये डायरेक्ट किससे रिलेशन रखते थे, फार्मर से, जिससे कि उनको अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल सके। और क्या था, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफिकेशन किया गया, रीएलोकेशन ऑफ सम फार्म प्रोडक्टिव इनटू न्यू एक्टिविटीज और क्रॉप रिड्यूस मार्केट रिस्क। अब इसमें क्या था कि बिकॉज प्राइस ऑफ द क्रॉप में नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम पे अगर उसका प्राइस नहीं गिर रहा तो क्या होगा, लोअर वैल्यू अदर में फैक्ट हाई, दस डाइवर्सिफिकेशन स्टेबलाइज फार्म इनकम बाय लोअरिंग द मार्केट रिस्क। अब इससे क्या हुआ, जिससे कि मार्केट रिस्क जो है उनका बना मीन्स कम किया गया, जिससे कि उनको कम रेट पे फसल जो है वो ना बेचनी पड़े। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन किया गया, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को हटा के मल्टी क्रॉपिंग में चेंज किया गया कि एक ही फसल ना करके उसको डाइवर्स किया गया कि मल्टी क्रॉपिंग किया जाए जिससे कि आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी से और क्या किया गया, एम्प्लॉयमेंट में उसको चेंज किया गया।
Finding sustainable livelihood away from crop farming become all the more significant in view to the fact that crop farming sector is overburdened. ओवरबर्डन की वजह से उसको एम्प्लॉयमेंट की तरफ मोड़ा गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो सके। थर्ड वन है इमर्जिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। आउटसाइड एग्रीकल्चर के आउटसाइड क्या क्या, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जैसे लाइव स्टॉक पाल रहे हैं, बकरी हो गई आपकी, भैंस गाय वगैरह, ठीक है, उनको पाल के और उनसे कैटल हो गया, गाय वगैरह, पोल्ट्री फार्म हो गया, तो उनसे जो है इनकम हो रही है, वो किस में आ जाएगी आपकी आउटसाइड द एग्रीकल्चर। तो ये किस में आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री में। दूसरा फिशरीज, जितने भी वाटर बॉडीज हैं उसमें फिशेस का मछली पालन जिसे बोलते हैं, मछली पालन करके उसमें गवर्नमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाती है, तो उससे भी एक अर्निंग का जो है वो सोर्स जो है वो बन सकता है। इस वजह से केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जो है ये प्रिंसिपल स्टेट है जहाँ पे मछली पालन जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता है। थर्ड वन है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आ जाता है, जितने भी आपके सब्जियां हैं, आपकी फूल हैं, ठीक है, तो ये सब सब्जियां, फल फूल वगैरह सब किस में आ जाता है, हॉर्टिकल्चर में। तो एक जो हमारी पहली क्रॉप से हम खाली वही कर रहे हैं, उसको छोड़ के इन चीज़ों में डाइवर्ट किया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों की या इनकी जो है इनकम बढ़ सके। जैसे हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर में आया 1991 से लेकर 2012 तक। इसमें क्या था, एक लिवलीहुड के लिए, लोगों के लिवलीहुड के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रूट्स पे ध्यान दें, उसको उगाया जाए, फलों को उगाया जाए, या आपकी सब्जियां हैं या फिर फ्लावर्स हैं, तो इनका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई उस पर चल रहा है अभी भी। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, इसके अलावा क्या है, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी का है वो क्या है, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई, ये किसमें, जैसे स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, डाइंग हो गया, ब्लीचिंग हो गया, ये सारा का सारा घर पे उसको स्टार्ट करके अपने स्टार्टअप, उससे पैसा कमाया जा सके, तो ये भी एक इससे हटके है जो एग्रीकल्चर से उसके बिना उसको किया जा सकता है। अर्बन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, दीज एक्टिविटीज हैव बीन हिट हार्ड इन द रूरल एरिया। और इसमें जितने भी रूरल एरिया, इसमें इन चीज़ों को भी काफ़ी, जैसे डॉल मेकिंग हो गया, मशरूम की खेती हो गई, बी कीपिंग हो गई, जिससे मधुमक्खी पालन बोलते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा, या कुछ फार्म वुमेन आपने जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं आप देख रहे होंगे इस टाइप के, ठीक है, जैसे तमिलनाडु में तन्वा के नाम से है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, तो ये सारे का सारे एक ग्रुप बने हुए हैं जो कि इनकम का सोर्स जनरेट करने के लिए बने हैं, जिससे कि एक खेती से हटके भी काफ़ी सोर्सेज हैं जिससे में इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो है क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें मीन्स पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ नहीं होता, खाली मैन्योर का यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, काउडंग वगैरह का, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलीव अपॉन यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। उसमें सिर्फ कल्टीवेशन में क्या होंगे, इनपुट्स जो यूज होंगे वो कौन से होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। ऐसे एनिमल मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट्स का मीन्स उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे भी केमिकल हो, तो केमिकल को हटा के ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब इसमें क्या, वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की इस वजह से जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिसमें इनपुट्स जो है वो सिर्फ कौन से यूज होंगे, ऑर्गेनिक इनपुट्स, उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या केमिकल का कोई भी यूज नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्यों नीड है, इससे एक तो क्या होता है, डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल वगैरह, इसमें कोई भी यूज नहीं होता। दूसरा क्या, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा, क्योंकि जितने भी आप देखते हैं केमिकल वगैरह जितने भी यूज़ होते हैं खेतों में वो अल्टीमेटली पानी में जाते हैं, और पानी का आपने जूनियर क्लासेस में वाटर सर्कल पढ़ा होगा, वो धीरे धीरे फिर नीचे चले जाते हैं, वो आके फिर हमारे शरीर में आते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हम लोगों की हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए वो क्या है, बेस्ट है।
नेक्स्ट है सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो बनी रहती है उसमें। जैसे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फर्टिलिटी उतनी ही गिरती चली जाती है, क्योंकि वो उसको आदी हो जाती है ज़मीन उसकी, ठीक है, और वो अगली बार उनको और डोज चाहिए। इस वजह से वो धीरे धीरे जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ज़मीन जो है फर्टाइल की बजाय और बेकार होती चली जाती है। हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड, और ये जो फूड होता है ऑर्गेनिक, अगर आप फूड कोई भी खाएंगे, जैसे घर की अगर आप कोई भी लौकी वगैरह खा लें या कुछ भी अगर घर से यूज़ करेंगे कोई भी, तो बिना जिसमें कोई भी स्प्रे वगैरह या पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं हुआ होगा, एक तो वो टेस्टी बहुत होता है और दूसरा वो हेल्थियर भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है, मीन्स ज़्यादा इसका खर्चा नहीं आता। एक बार सीड बो दिया, उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह लगा दिया, उसमें जितने हाई रेट्स के हैं मीन्स पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इन चीज़ों का सबका किसी का भी यूज़ नहीं होता है, वो सस्ते में तैयार हो जाता है। तो ये हमने सारा का सारा डिस्कस किया कि क्या क्या रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ये प्रॉब्लम हमने क्या डिस्कस किया कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था तो रूरल एरिया में फार्मर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, क्रेडिट की। उन्हें क्रेडिट इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था, सब लोगों को उसके पास जाना पड़ता था, मनी लैंडर्स के पास। दूसरा क्या था, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके लिए जैसे जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई, उसमें शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग सिस्टम जो था वो नहीं था अच्छा, उसके लिए गवर्नमेंट ने काम किया। तीसरा क्या था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या इस टाइप के जितने भी ग्रुप्स वगैरह, एक एनिमल मीन्स इसको छोड़ के, खेती के एग्रीकल्चर का छोड़ के, उससे हटके जो करते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारे के सारे अपने टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो अच्छे से कर लें इसको। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने डिस्कस किया है कि जिसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से नोट्स बना लें इसके और रिवाइज कर लें और इसको लर्न कर लें। थैंक यू।